नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि एलजेपीआर, जी हां, चिराग पासवान की पार्टी में खान ब्रदर्स ने हिस्सेदारी ले ली है। मतलब आप कहें तो खान ब्रदर्स उसमें शामिल हो गए। सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति से जिस तरीके से बाहुबलियों का रिश्ता नाता रहा है, तमाम बाहुबली किसी न किसी दल में शामिल होकर के आप कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ओसामा को, उनकी माता हिना शहाब को, जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, और आपको मालूम है शहाबुद्दीन गुजर चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। उनकी पत्नी हिना साहब ने चुनाव भी लड़ा था, वो निर्दलीय लड़ी थी, लेकिन बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गई। और जहां तक सवाल है बेलागंज का, तो बेलागंज में ओसामा कैंपेन करने भी गए थे, लेकिन बेलागंज में मुसलमानों ने उनकी बात नहीं सुनी, आप कह सकते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रईस खान, अयूब खान, सैफ खान, इन सब लोगों ने चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से सिवान की राजनीति गर्म हो गई है। कहा यह जा रहा है कि इनको टिकट भी मिलेगा। चिराग पासवान खुद वहां पहुंचे और उन्होंने इनको शामिल कराया। अब सवाल उठता है कि क्या जो दुश्मनी शहाबुद्दीन बनाम खान ब्रदर्स की थी, अब वो दुश्मनी राजनीति में भी तब्दील होगी? क्या राजनीतिक दुश्मनी भी अब परवान चढ़ेगी? सिवान में ऐसा क्या होने जा रहा है और यह बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा? एक सच्चाई तो यह जरूर है ना कि चाहे कोई भी दल हो, आप देखिए उपचुनाव से पहले कैसे सुनील पांडे के बेटे को टिकट भाजपा ने दी। आप देख लीजिए, हर दल में बाहुबलियों की अच्छी हैसियत है, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे ओसामा हो, अब खान ब्रदर्स आ गए हैं, ऐसे कई नाम है। मुन्ना शुक्ला आरजेडी में आए, उनको टिकट दिया गया, यह बात और है वो लोकसभा चुनाव हार गए। तो आइए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे तमाम दल बाहुबलियों की मदद से राजनीति में अपनी जमीन तलाशने का प्रयास करते हैं, और सिर्फ जमीन ही नहीं तलाशते, काफी सफल भी रहते हैं। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे और सिवान में आगे क्या कुछ होने जा रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, प्रियदर्शी रंजन, आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। आशुतोष कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। विनय जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा, ये खान ब्रदर्स को एलजेपीआर अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, तो मजबूत लोगों को पार्टी में शामिल कराया जाता है। रामविलास पासवान कहते थे कि भाई बाघ से लड़ाना है तो हम बकरी को नहीं लड़ा देंगे ना। जब सूरजभान जी को शामिल कराया गया था पार्टी में 2003-4 में, तो उस समय भी कई लोग प्रश्न चिन्ह किए थे, और रामविलास पासवान जी उस समय जीवित थे, तो उनके सामने प्रश्न आया था कि भाई आप क्यों सूरजभान जी को ज्वाइन करा रहे हैं? तो कहते थे भाई हमको बाघ से लड़ना है तो बकरी को नहीं लड़ा देंगे। तो भाई बाघ से लड़ाने के लिए बाघ चाहिए, तो इसीलिए इस तरह के लोगों को पार्टी में शामिल, जिनका जनाधार है, जिनका समाज में अपना एक अलग तरह का उनका व्यक्तित्व है, ऐसे लोगों को शामिल करा जाता है। हर पार्टी में आप देखेंगे, चाहे वो देश के अन्य कोनों में भी, यूपी वगैरह में भी आप देखेंगे, बाहुबली जो लोग हैं उनको पार्टी में शामिल कराते हैं। यहां भी पार्टी में शामिल कराया गया है। नहीं, यहां पार्टी में शामिल कराया गया, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना, राजनीति में सुचिता की बात होती है, मेरी पार्टी ऐसी नहीं है। डॉक्टर संजय, ये भी अक्सर तमाम दल बात करते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये खान ब्रदर्स जो हैं, इन पर एक चर्चित ट्रिपल हत्याकांड का मामला दर्ज है, वो अभी जमानत पर है। और वही रईस खान पर भी कई मामले दर्ज हैं, अयूब खान पर ट्रिपल हत्याकांड का मामला दर्ज है, और इन सबको शामिल कराने के लिए खुद चिराग पासवान पहुंचते हैं। क्या आपको यह लगता है कि जैसे रामविलास जी ने
सूरजभान सिंह जैसे बाहुबलियों को अपने साथ किया था। अब सूरजभान सिंह तो पशुपतिनाथ पारस के पास चले गए। तो चिराग पासवान को हुलास पांडे की जरूरत है, चिराग पासवान को खान ब्रदर्स की जरूरत है, विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए ऐसे ताकतवर लोगों की जरूरत है, और इनके सहारे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं। देखिए, राजनीति में ठीक है कि वो बकरी कौन है बाघ कौन है ये तो जनता तय करती है, वो लोग नहीं तय करेंगे जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो बहुत पाक साफ नहीं रही है। और अब कहीं कोई किसी से डरता नहीं है, कोई किसी के लिए बाघ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरफ आपने इशारा किया कि वो मूल्य की राजनीति, सूचिता की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, एक एक कदम घिस घिस करके चढ़ करके और वो शिखर पर पहुंचने की राजनीति, उससे ज्यादा राजनीति हो गया है सीधे, जिसको कहते हैं ना कि एकदम ऊपर से ही उनको डाल दिया जाता है कि नहीं चलिए आप आ जाइए और अब आपको हम एक सम्मान दे देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो खान ब्रदर्स है इनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। अगर जनता पार्टी और ये चुनाव आयोग तीनों को कोई एतराज नहीं है तो रोल मॉडल तारीख में यही हो जाएगा। और यही जब रोल मॉडल होंगे तो फिर सूचिता की बात पार्टियां ना करें, फिर ये बात नहीं करे कि हम बदलते परिदृश्य में, बदलते कालखंड में जो है वो सारे लोग जो हैं वो अच्छे हैं। और क्या उनकी अदावत है शहाबुद्दीन जी के परिवार से, इन लोगों का सीवान में सबको पता है। तो अगर चिराग पासवान ने उस तरफ बढ़ा है कि वैसे लोगों को भी जगह दे करके राजनीति में और एक प्लेटफॉर्म दे करके उनको टिकट देंगे, विधानसभा में पहुंचाएंगे तो अच्छी बात है। और विनय जी तो उस कालखंड के गवाह हैं जिसमें कैसे वो कृष्णा सरदार और काली पांडे और वीर महोबिया कड़ाम कड़ाम और राम बहादुर सिंह कितने लोग आ गए थे एक साथ हाउस में, और आज वो कहाँ है सबको पता है। तो मैं मानता हूं कि राजनीति के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, अच्छा संकेत तो नहीं है, लेकिन एक बात तो ये दिखाई पड़ रहा है ना कि सीवान से ओसामा चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको पार्टी में शामिल कराया गया है तो ओसामा तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या प्रियदर्शी रंजन आपको लगता है कि रईस खान भी चुनाव में लड़ सकते हैं? रईस खान बनाम ओसामा सीवान में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई तो पहले भी होती रही है। रईस खान के काफिले पर गोलीबारी भी हुई थी, और आपको बता दें कि जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें मोहम्मद रईस खान निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर बीजेपी चली गई थी। अब सवाल उठता है, और चुनाव के बाद जब वो ग्यासपुर लौट रहे थे तो रईस खान के काफिले पर गोलीबारी हुई थी। आपको लगता है कि एक तरफ फिर से ओसामा मैदान में कूदेंगे, दूसरी तरफ रईस खान मैदान में होंगे, और एक तरीके से फिर राजनीति के जरिए बाहुबल का प्रदर्शन सीवान में देखने को मिलेगा जो पिछले कुछ समय से ठंडा पड़ा हुआ है? बिल्कुल, जिस तरीके से रईस खान और अयूब खान की राजनीति में एंट्री हुई है उससे तो यही लगता है कि सीवान एक बार फिर बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमेगा, जिस तरीके से लोजपा ने उनकी एंट्री कराई है। और रईस खान और अयूब खान की पुरानी अदावत रहा है शहाबुद्दीन परिवार से। कहा जाता है कि रईस खान और अयूब खान के पिता को अगवा कर लिया गया था शहाबुद्दीन एवं उनके सहयोगियों के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। और वहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी, और हाल के दिनों में ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। और रईस खान अयूब खान को लगता है कि जब अब शहाबुद्दीन नहीं रहे तो सिवान के सिरमौर वे बन सकते हैं, और उसकी कवायद उन दोनों भाइयों ने, खान ब्रदर्स ने तेज कर दी है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले जिसमें रईस खान एक डांस बार गर्ल के साथ डांस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसमें एक दूसरा वीडियो भी उसी के साथ वायरल हुआ था जिसमें बड़े पैमाने पर हथियारों को प्रदर्शित किया गया था। रईस खान के गुर्गे बड़े स्तर पर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि रईस खान और अयूब खान जो खान ब्रदर्स हैं, ये लोग पूरी तरीके से शहाबुद्दीन का जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको चैलेंज करने की स्थिति में आ गए हैं, और हर तरीके से
वही राजनीतिक तौर पर भी उसका मुकाबला करने को तैयार हो गए हैं, और बाहुबल के तौर पर तो पहले से तैयार दिख ही रहे थे। तो ये इस तरीके से सिवान की राजनीति बदल रही है। जहां तक जो सवाल उठ रहा है राजनीति में सुचिता का और बाहुबल की एंट्री का, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बिहार में बाहुबल फिनिक्स की तरह हो गया है, जो मरता भी है लेकिन फिर राख के साथ उठ जाता है। 2005 के बाद सबों को पता है किस तरीके से बिहार में बाहुबल की राजनीति मर गई थी करीब करीब, लेकिन बाहुबलियों ने फिर से एंट्री राजनीति में कर लिया। लोकसभा चुनाव ही 2024 का लोकसभा ही चुनाव देख लीजिए, कितने बड़े स्तर पर बाहुबलियों ने चुनाव लड़ा या उनकी पत्नियों ने चुनाव लड़ा। तो फिर से बाहुबल का कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एंट्री हो गया है, और हर दल में बाहुबली बहुतायत है या नई एंट्री भी कराई जा रही है। बाहुबली पत्नियों के सहारे राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि एक बड़े बाहुबली अशोक महतो की पत्नी आरजेडी के टिकट पर किस तरीके से चुनाव लड़ी, और पुराने जो बाहुबली हैं वो लोग तो चुनाव लड़ते ही रहे। मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़े लोकसभा चुनाव आरजेडी के। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद सांसद बनने में कामयाब रही। तो फिर से मुझे जो लग रहा है, जो आप विमर्श करा रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है कि क्या फिर से बिहार में बाहुबलियों की एंट्री हो रही है और बड़े राजनीतिक दल इसकी भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, बिहार में तो एंट्री है, हर दल के पास कुछ बाहुबली हैं, पर आशुतोष ये बताइए कि सिवान में फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ेगी। वजह यह है कि रईस खान और ओसामा एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये सबको पता है, और दोनों राजनीतिक संरक्षण ले रहे हैं अलग अलग पार्टियों में घुस करके, अलग अलग पार्टियों की सदस्यता लेकर के। अब आपको दिखाई पड़ता है कि एक बार पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी मिल रहा है अलग अलग पार्टियों से। अब कह लीजिए ये एलजेपीआर में घुस गए हैं तो भाई एनडीए का हिस्सा बन गए, दूसरे आरजेडी में हैं तो एक विपक्षी दल का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अदावत तो पुरानी है, तो आपको दिखाई पड़ता है कि एक बार फिर सिवान की सड़कें इनकी अदावत की वजह से आपको मतलब ये दिखाई पड़ेगा कि लोगों की जान जा रही है, ये उनके समर्थकों को मार रहे हैं, ये उनके समर्थकों को मार रहे हैं, और एक बार फिर से बिहार की राजनीति रक्त रंजित दिखाई पड़ेगी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरीके से उनकी एंट्री कराई गई है, जाहिर सी बात है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे ही, क्योंकि आप लोजपा की पुरानी तस्वीर को देखेंगे तो पूर्व में भी पार्टी ने कई बाहुबलियों पर दांव लगाया है। सूरजभान सिंह उसी पार्टी से रहे हैं, सुनील पांडे भी पहले रहे, अभी उल्लास पांडे भी हैं, और नवादा के सांसद बने सूरजभान सिंह के भाई वो भी इसी पार्टी से थे। और भी एक लंबी फहरिस्त रही है कि चिराग पासवान की पार्टी में भी कई सारे बाहुबली रहे हैं। और राजद का तो पुराना इतिहास ही रहा है। एक दौर था जब राजद ने बाहुबल के दम पर कैसे सत्ता हासिल की। पहले पप्पू यादव भी राजद की पार्टी में थे, और 90 के दशक में जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि एक होटल में बाहुबलियों ने सभी विधायकों को कैद कर लिया था और सत्ता की नोक पर राजद ने बिहार में शासन किया था, और राजद पार्टी में बहुतायत ऐसे नेता रहे हैं। अब तो भाजपा में भी आपने जैसा कहा कि भाजपा में भी अब सुनील पांडे के बेटे आए हैं, तो भाजपा में पहले बाहुबलियों की एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब वहां भी हो रही है। और जदयू में भी बाहुबली है, कई बाहुबली की जो है पत्नियां हैं वो भी चुनावी दंगल में है। रमा सिंह को भी आप देख सकते हैं। तो पूरे तरीके से बिहार में जो पुराना इतिहास रहा, जैसा अभी काली पांडे का जिक्र हो रहा था, प्रभुनाथ सिंह जीत कर आए थे, प्रभुनाथ सिंह का इतिहास भी अगर आप जानेंगे तो काफी क्रूर रहा है। और उसके बाद से तो लगातार शहाबुद्दीन का दौर रहा, लेकिन अब सिवान फिर से एक बार चर्चाओं में आएगा, क्योंकि ओसामा की भी आप पुरानी जो अभी की प्रवृत्ति को देखेंगे, ओसामा भी कई सारे मामलों में घिरे रहते हैं, आए दिन कुछ न कुछ वो भी सुर्खियों में बने रहते हैं। और अभी जिस तरीके से ये दोनों युवा हैं, और अब युवा जो एक वर्चस्व की लड़ाई दोबारा बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि चुनाव में हम सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर रक्तपात होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव करवाए हैं, खासतौर से कई संवेदनशील जगहों पर भी, कई नक्सल प्रभावित इलाकों में भी चुनाव के दौरान हिंसाएं रुकी है। अभी हाल में कश्मीर में भी हम लोगों ने देखा कि हिंसा कम हुई। हम यही उम्मीद करेंगे कि हिंसा न हो। हिंसा को किसी भी सभ्य समाज के लिए बढ़ावा देना उचित नहीं होगा। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आप अगर रईस खान का बैकग्राउंड देखें
तो एक जिम संचालक के साथ एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है विनय जी। एक इजहार खान नमाज पढ़ने जा रहा था, 45 साल का व्यक्ति, उसकी हत्या का आरोप इन पर है। ये कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हैं और इनकी लड़ाई ओसामा से है, शाहबुद्दीन से है। इनके पिता कमरुद्दीन थे जिनको अगवा करने का आरोप शाहबुद्दीन और उनके लोगों पर लगा था। सवाल ये उठता है कि इस तरह के लोगों को एलजेपीआर संरक्षण दे करके क्या साबित करना चाहती है? मतलब एलजेपीआर को लगने लगा है कि अब हम सत्ता में आ चुके हैं, लोकसभा में हमारे 5 एमपी जीत चुके हैं, अब हमारे पास ऐसे ऐसे दबंग लोग चाहिए, तभी हम विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं। मतलब यही उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। देखिए पंकज जी, खान ब्रदर्स की जो चर्चा होती है तो ये शब्द जो प्रयोग में लाया जाता था पहले, वो था सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के लिए। ये बॉलीवुड के सितारे थे, इनके लिए खान ब्रदर्स की चर्चा होती थी। लेकिन सीवान की जब चर्चा होती है तो वहां अयूब खान और रईस खान, अयूब खान उनके बड़े भाई हैं जबकि रईस खान उनके छोटे भाई हैं। रईस खान एमएलसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं और जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड हर किसी को मालूम है, क्योंकि शाहबुद्दीन से टक्कर लेना आम बात नहीं था। शाहबुद्दीन का जब हनक था, जब उनका दौर था तो समझ बहुत कम लोग उनसे टक्कर ले पाए, लेकिन उस परिवार से टक्कर लेने वालों में रईस खान रहे हैं। तो वहां एक दिलचस्प लड़ाई कर सकते हैं, आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो सीट का कोई बंटवारा हुआ नहीं, लोजपा को कौन सी सीटें मिलेंगी। लेकिन निश्चित रूप से ये जो दोनों भाई आए हैं तो उधर एक दावेदारी लोजपा की सीट की भी बढ़ गई। अब मुझे लगता है कि इस समय जो चिराग पासवान की पहली प्राथमिकता है वो है हर क्षेत्र में मजबूत लोगों को पार्टी से जोड़ना और पार्टी के संगठन को विस्तार करना, जिसके चलते जब सीट बार्गेनिंग की स्थिति आएगी तो वो बताएंगे इस क्षेत्र से मेरे ये मजबूत कैंडिडेट है। और हर तरफ उनकी यही तैयारी चल रही है और हर जगह अपने जो मजबूत कार्यकर्ता है उनको ये निर्देश भी दे रहे हैं रैली, सभा, सम्मेलन करने के लिए। तो आप देखिएगा कि 26 जनवरी के बाद ये कार्यक्रम और बढ़ेगा। हर तरफ वो अपना रैली करेंगे, हर तरफ कार्यक्रम करेंगे और अपनी उपस्थिति का एहसास करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें बार्गेनिंग में, चूंकि एनडीए में सीट के लिए बहुत तानातानी की स्थिति रही। 5 पार्टियां हैं और 243 सीट। अब इसमें है कि बीजेपी और जदयू तो 100 से कम सीट लड़ना नहीं चाहेगी, तो यहाँ मामला फंसेगा आने वाले समय में। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं और उसी में इस तरह के भी लोग आ रहे हैं। बाहुबली है और कह रहे थे कि बाघ और बकरी कौन है, तो भाई जहानाबाद का सांसद बता दें सुरेंद्र यादव क्या है, किस तरह के लोग हैं, उनको आज भी लोग किस रूप में देखते हैं। तो आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनको लोग कहते हैं भाई ये बड़ा सीधा आदमी है, ये गौ है, और ये है भाई बाहुबली, इससे सब लोग डरता है। समाज में आज भी ऐसे लोग विराजमान हैं, समाज में आज भी ऐसे लोग हैं। हम लोग ऐसे भी पॉलिटिशियन को जानते हैं जो बिना बॉडीगार्ड के चलते हैं। आज भी उनको रिक्शा चलते आप मिल जाएंगे कि रिक्शा पर चढ़ के जा रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो 3-4 गाड़ी से चलते हैं, लॉ लश्कर नहीं, पर इसमें एक कैच है विनय जी। कैच ये है कि ये जेडीयू में थे और जेडीयू से इनका मोह भंग हो गया, तो एलजेपीआर में इसलिए गए होंगे ना क्योंकि इनको लग रहा होगा कि टिकट मिलना आसान है। यहां चिराग पासवान से टिकट मिलना आसान है और कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर से अगर ये टिकट मांगते हैं और रघुनाथपुर से ओसामा भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो रघुनाथपुर की लड़ाई अब ये मानी जा रही है कि रघुनाथपुर की लड़ाई दिलचस्प होगी। अगर एलजेपीआर अपने कोटे से सीट लेती है और ये एलजेपीआर में आए हैं डॉक्टर संजय, तो निश्चित तौर पर टिकट के लिए ही आए होंगे ना, क्योंकि मुख्य सत्ताधारी दल तो जेडीयू है। तो जेडीयू से इनको टिकट नहीं मिलेगा ऐसी इनको
ऐसा इनको लग गया होगा। तो अब ये एलजेपीआर में आकर के और ओसामा को चुनौती देंगे, क्या कहते हैं आप? पहले तो मैं विनय जी को बता दूं कि जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी बाघ नहीं थे, लेकिन सुरेंद्र यादव उनसे हार गए थे। अरुण जी भी बाघ की भूमिका में नहीं थे, फिर भी सुरेंद्र यादव हार गए थे। तो वो बाघ की क्या परिभाषा है मैं नहीं समझता हूं, लेकिन जब जनता की ताकत जिनको मिल जाती है उनके सामने सारे बाघ बकरी बन जाते हैं। अब ये दोनों बंधुओं को शामिल कराने के बाद चिराग जी ने कहा कि रामविलास पासवान जी के सपने पूरे होंगे इनके आने के बाद। बिल्कुल उनके सपने पूरे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो बिहारी फर्स्ट और जो बिहार फर्स्ट का मेरा नारा है वह भी आकार लेगा, बिल्कुल आकार लेगा। तो मैं मानता हूं कि अगर जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, विनिएबल कैंडिडेट चाहिए, तो फिर इसमें फिर कोई ऐसी बात नहीं हो कि कौन किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, और जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं हमको लेना है, चूंकि हमको इतनी सीटें जीतनी है, फिर वहां पर पार्टियां स्वतंत्र हैं। तो अगर रामविलास पासवान जी के सपने पूरे करने के लिए अगर ये इनको शामिल कराया गया है, तो फिर उस पर कहीं कोई विमर्श की बात ही नहीं है कि ठीक है वो सपने उनके पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि एक अदावत रही है, और राजनीति में फिर मैं कह रहा हूं पार्टियां डेमोक्रेसी में स्वतंत्र है, लेकिन पार्टी से भी बड़ी गलती मैं जनता का मानता हूं कि भाई पार्टी ऐसे उम्मीदवार देती है ना, जिताती तो जनता ही है। हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग इस तरह के लोगों का कोई और भी बड़ा महिमा मंडन करते हैं, और महिमा मंडन कर करके और ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो चुनाव जीत करके वो चले जाते हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और उसी जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर आपके विधायकों की संख्या तय होगी, आपकी ताकत तय होगी, सरकार में आपकी भागीदारी होगी, उसके लिए तो बिल्कुल सही है। और बिल्कुल कहीं पाक साफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग चिराग जी को ग्रिल कर रहे हैं, सारी पार्टियां ऐसी करती हैं, ऐसा नहीं है भाई। अभी बाई इलेक्शन हुआ था ना, सुनील पांडे के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। पिता कौन है उनके, जो विशाल प्रसाद जीत करके आए हैं, जो बार बार क्लिपिंग में दिख रहे हैं, सबको पता है। उल्लास पांडे अभी कहाँ है। तो अब पार्टियों में अब इस तरह की कोई बात नहीं रह गई है कि किसकी पृष्ठभूमि कौन है, कहां से आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि जनता की जब ताकत होती है ना, तो मैंने देखा है बड़े बड़े पहलवानों को किनारे होते हुए, और बहुत सामान्य आदमी निकलता है और जाकर के। और मैं एक उदाहरण अभी बता देता हूं कि अभी बाई इलेक्शन में बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी हुए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि न उन्होंने खर्चा किया, न उनकी कोई चर्चा थी। बिना चर्चा और खर्चा के एमएलसी बन करके चले आए, और बड़ी बड़ी पार्टियों के तो पैसे ही किनारे रह गए, कुछ नहीं कर पाए। तो जनता की ताकत है, बिल्कुल आए हैं इनकी पार्टी में, तो किस लिए आए? वो चांदी का मुकुट और तलवार जो चिराग जी को भेंट कर रहे हैं, उनका है कि चुनाव ही लड़ने के लिए ना। तो अगर उनको टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, सीट जीत करके आते हैं, निश्चित रूप से इनके हाथ मजबूत होंगे। पार्टियों के लिए अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। नहीं, वो हाथ तो मजबूत होंगे, लेकिन मैं हैरान इस बात पर होता हूं कि देखिए अगर इनसे लड़ाई होगी, शहाबुद्दीन तो रहे नहीं, ओसामा है, अब ओसामा से अदावत होगी। ओसामा का पूरा प्रोफाइल जानिए तो 95 में इनका जन्म हुआ, जून में 95 में जून में जन्म हुआ, तो अभी ये 30 साल के भी नहीं हुए। और ये देखिए ये दिल्ली में पढ़ते हैं, कर्नल सत्संगी में पढ़ते हैं, जीडी गोयनका से 12th पास करते हैं, फिर आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले जाते हैं, एलएलबी की पढ़ाई वहाँ से पास करते हैं। और लेकिन जब वहाँ से लौट करके आते हैं तो इन पर आरोप क्या लगता है, 2023 में कार्बाइन से फायरिंग करने का आरोप लगता है। अक्टूबर 2023 में कोटा के रामगंज मंडी इलाके में शांति भंग के आरोप में ओसामा और उनके 2 साथी गिरफ्तार होते हैं। हुसैनागंज थाना क्षेत्र के छपिया में जमीन से जुड़ा हुआ इन पर केस होता है। ये तो मुकदमे होते हैं जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, और पीछे क्या क्या होते होंगे भगवान जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इन्होंने भी इतनी पढ़ाई करके, प्रियदर्शी रंजन, ये तय कर लिया कि अगर पिता की विरासत को संभालना है
तो अपना बाहुबल का प्रदर्शन तो करना होगा, और बाहुबल का प्रदर्शन करना होगा तो कभी कार्बाइन से गोली चलाने का आरोप, कभी AK-47 से गोली चलाने का आरोप। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रईस खान पे जब गोली चली 47 से तो इनको भी आरोपी बनाया गया। तो आपको नहीं लगता कि इनको भी लगता है कि बेहतरीन तरीका ये है कि अपना एक इमेज रॉबिन हुड का बनाइए, बाहुबली का बनाइए, और जब ये इमेज बन जाएगा तो जनता वोट भी दे देगी, पार्टियां हमें हमारी ताजपोशी भी करेगी, राजनीति भी आसान हो जाएगी, राजनीतिक संरक्षण भी मिल जाएगा, चुनाव जीतना भी आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे की तैयारी चल रही है वो अपने पिता के नक्शे कदम पर ही है। पूरी विरासत को संभालने का अंदाज उनका वैसा ही है, चलने का तरीका वैसा ही है, बोलने का तरीका वैसा ही है, कार्य करने का तरीका वैसा ही है, और वही दबंगई है। रईस पर हमले की बात छोड़िए, एक पारिवारिक विवाद में भी इन पर बहुत बड़ा आरोप लगा था मोतिहारी में। ये चले गए थे दल बल के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ, अपने बहनोई का ही कोई विवाद था, आपसी विवाद था, उसमें भी इन पर एक बड़ा मामला दर्ज हुआ था। तो इस तरीके के मामले को मुझे लगता है कि कई बार इन लोगों को राजनीतिक फायदा होता है। जो आप कार्बाइन का मामला कह रहे हैं कि कार्बाइन से फायर करने का मामला दर्ज हुआ, इस तरीके से बाहुबलियों का इमेज बिल्डअप होता है, और ये लोग जनता के बीच में जो कहना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं, वे अपने अनुसार मैसेज दे देते हैं। जहां तक जो बात चल रही है लोजपा और लोक जनशक्ति पार्टी के आर की जो बात चल रही है, उसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान ने कहा है कि ये रामविलास पासवान जी के सपनों को खान ब्रदर्स आगे बढ़ाएंगे। तो चिराग पासवान जी से एक सवाल है कि क्या रामविलास पासवान जी का यही सपना था कि बिहार को बाहुबली आगे बढ़ाएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी आर को बाहुबली आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास, सभी दलों में बाहुबली रहे हैं लोग, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी में कुछ ज्यादा ही मामला इस तरीके का रहा है। 2005 में भी जब 29 विधायक लोक जनशक्ति पार्टी के जीते थे तो उसमें अधिकांश बाहुबली ही थे। मुन्ना शुक्ला, रामाज सिंह वगैरह वगैरह। सुनील पांडे भी लोक जनशक्ति पार्टी में रहे हैं, उल्लास पांडे जैसे बाहुबली भी लोक जनशक्ति पार्टी में रहे हैं। सूरजभान सिंह को तो रामविलास पासवान ने राम तक से तुलना कर दिया था, ऐसी बातें भी हुई हैं। तो ये पूरा मामला किस तरीके से जा रहा है ये देखने वाली बात है। और अभी लोक जनशक्ति पार्टी के आर के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम जान लीजिए, वे कौन है? वे बाहुबली राजन तिवारी के भाई हैं, राजू तिवारी जी। तो क्या ये चिराग पासवान इसको बनाना चाहते हैं बाहुबलियों का जमावड़ा या क्लब? क्योंकि पार्टी में इस तरीके का एक माना कि सभी दलों में बाहुबली हैं और सभी दलों में बाहुबलियों की मजबूरी है, अपनी अपनी मजबूरी है, और राजनीति में सभी रंग होने चाहिए, ये भी जरूरी है राजनीति के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही रंग हो। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी आर के साथ जो अभी जो दिख रहा है वो, और वो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तो एक ही रंग दिख रहा है कि बाहुबल, और बाहुबल के भरोसे हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। और शीर्ष लोक जनशक्ति पार्टी को जब शीर्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि 29 विधायक जब 2005 में उसके जीते, तो उस समय उसमें बाहुबलियों की बड़ी भूमिका थी। और मुस्लिम प्रेम भी लोक जनशक्ति पार्टी का छुपा हुआ नहीं है, रामविलास पासवान का भी छुपा हुआ नहीं था, और चिराग पासवान आप जाहिर कर रहे हैं। लेकिन रामविलास पासवान ने कभी इस तरीके के मुस्लिम बाहुबलियों को सिर्फ नेतृत्व देने की वकालत नहीं की थी। वो जब मुख्यमंत्री के बनाने की भी बात कर रहे थे 2005 में, तो उनके पास साफ सुथरा कुछ छवि के चेहरा थे, मुस्लिम चेहरा थे, उनकी वो वकालत कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे, न कि किसी बाहुबली को इस तरीके से महिमा मंडित कर रहे थे शीर्ष नेतृत्व के लिए। लेकिन चिराग पासवान, मुझे लगता है कि रामविलास पासवान जी से भी एक कदम आगे चले गए हैं बाहुबलियों के महिमा मंडन में, तभी उनकी ये भाषा है। और हेलीकॉप्टर से जाना सिवान, उनको शामिल कराने के लिए अयूब खान और रईस खान को सिवान जाकर के जिस तरीके से उनको पार्टी में शामिल कराया, तो ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। बयां ये कर रहा है कि चिराग पासवान या तो बिहार की राजनीति को बाहुबल के चश्मे से ही देखना चाहते हैं, वही पसंद कर रहे हैं, या उनको ये लग रहा है कि बिना बाहुबल बिहार में राजनीति नहीं हो सकती है। इसीलिए वे इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है नहीं, जहां बाहुबल होता है वहां धनबल भी तो होता है, और दोनों की ताकत जब मिल जाती है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा प्रभावी होता है। अब देखिए, मेरे पास जो जानकारी है, अयूब खान शामिल हुए हैं, रईस खान शामिल हुए हैं। रईस खान पे पुलिस के मर्डर का आरोप है, अयूब खान पर ट्रिपल मर्डर सहित कई मामले दर्ज हैं।
सिवान में विशाल सिंह, अंशु सिंह, प्रमोद सिंह की हत्या हुई थी और पुलिस के छानबीन में पता चला था कि इन तीनों को टुकड़े टुकड़े करके नदी में प्रवाह कर दिया गया था, दफना दिया गया था। सवाल यह उठता है कि इस तरह के नृशंस हत्यारे अगर सही में आरोप साबित होता है, तो मैं कोई नहीं हूं कि मैं हत्यारा कहूं, लेकिन इस तरह का गंभीर जिस पे हत्या का आरोप हो और उसको पार्टी शामिल करती है, फिर किस 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 हैसियत पर, किस आधार पर कहती है लालू प्रसाद के राज में जंगल राज था, वो तमाम गुंडों की पार्टी थी, ये था वो था। आशुतोष कुमार, आपको लगता है कि ठीक है अब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं हो तो ठीक है, लोग जिसको बेहतर समझें वोट कर दें, लेकिन अब कोई पार्टी इस मसले पर तो किसी को एक्यूज नहीं कर सकती। और जहां तक जनता का सवाल है तो जनता भी ऐसा करती है कि जो बाहुबली है उसको चुन लेती है। आप देखिए अनंत सिंह किसी भी पार्टी में रहे, कब आरजेडी में है, कब जेडीयू में है, कब निर्दलीय हैं, पता ही नहीं चलता, लेकिन उनकी जीत तय। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार पर भी काफी हमलावर होते थे और वो नीतीश कुमार को भी कहते थे कि बिहार में अब सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं थे तो चिराग पासवान प्रतिदिन नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते थे। लेकिन जैसा अभी एक साथी बता रहे थे कि लोजपा में बाहुबलियों की संख्या कुछ ज्यादा ही है, ये बात बिल्कुल सही है। अभी आप देख सकते हैं कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी वो जिक्र कर रहे थे। तो लंबे समय से, और खास तौर से मुझे लगता है जो सीवान की धरती पर जाकर चिराग पासवान ने, चूंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर भी एक मामला है, वो उस समुदाय के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके प्रति कितने गंभीर हैं। और खासकर जो बिहार की अल्पसंख्यक समुदाय है वो शहाबुद्दीन को भी अपना सिरमौर मानती थी। तो ये बात भी एक समझने वाली है कि एक बाहुबली को भी वो सिरमौर मानती थी। बहुत कम ही अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोग होंगे जो शहाबुद्दीन को बाहुबली के चश्मे से देखेंगे। तो एक राजनीतिक एंगल ये भी है। उसी तरीके से जो भी बाहुबली होते हैं, ये एक खास समुदाय उसको उस चश्मे से नहीं देखती है, वो उसके रॉबिन हुड वाली छवि को सामने प्रोजेक्ट करती है। यही वजह है कि शहाबुद्दीन को भी अपने इलाके में भगवान की तरह पूजा जाता है। तो शायद चिराग पासवान के मन में ये रहा होगा कि इनको इसी तरीके से महिमा मंडित कर कर हम पार्टी में शामिल कराएं और खुद वहां चले जाएं, ताकि सिवान की धरती पर यह संदेश जाए ठीक है कि हम इनके प्रति कितने संवेदनशील हैं। उनके पिताजी ने भी एक समय कहा था कि बिहार, जब उनके पास सत्ता की चाबी थी तो उन्होंने कहा था कि एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तभी मैं समर्थन दूंगा। जी पंकज जी। विनय जी, सूरजभान सिंह की कमी को भरपाई कर रहे हैं क्या, उनकी कमी को पूरी कर रहे हैं क्या चिराग पासवान, ऐसा दिख रहा है? या किसी बाहुबली को लाकर के चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए हमारे पास मुस्लिम नेता भी हैं जो कि दबंग हैं, नामचीन हैं, और इसलिए मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। कोई किसी की भरपाई नहीं कर सकता है। सूरजभान सिंह जी की अपनी एक छवि है, और रामविलास पासवान अक्सर कहते थे कि जब सूरजभान जी जब से राजनीति में आए तब से उन पर कोई चार्ज लगा क्या, उन पर कोई आरोप लगा क्या? तो आने के बाद सुधर गए। मतलब रामविलास जी के पास के साथ जा करके वो साधु हो गए, यही है ना? यही कहना चाह रहे थे वो। इतिहास में भी इस तरह का उदाहरण है कि आदमी इस संगत से सुधर जाता है। तो उनका ये मानना था कि भाई जब से ये आए तब से इन पर कोई आरोप लगा, तो केवल अगर कोई सुधार के लिए आना चाहते हैं, अपने पुराने कर्मों को छोड़कर आना चाहते हैं, अच्छा संगत, जेल का भी यही कॉन्सेप्ट है पंकज जी। जेल सुधार के लिए है। जेल आदमी, अगर जेल का पढ़िएगा अगर कंसेप्ट, तो सिर्फ है कि उसको जीवन में सुधार हो, जो गलती किया उसमें अपने को सुधार ले। जेल का भी यही कंसेप्ट है। तो अगर कोई सुधार के लिए आना चाहता हो, समाज सेवा के लिए आना चाहता, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र की सिवान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिस रघुनाथपुर की चर्चा कर रहे हैं, तो उस रघुनाथपुर में ही एक
रघुनाथपुर थाना में एक लक्ष्मीपुर गांव है जो बिहार का पहला ऐसा गांव है जो नशा मुक्त गांव घोषित किया गया। तो वैसे भी गांव, तो नशा मुक्त गांव की भी चर्चा होनी चाहिए उस क्षेत्र की। राजेंद्र बाबू की भी भूमि रही, उसी कंचौसी में राजेंद्र बाबू का भी घर पड़ता है, जहां से पहली बार एमएलए बने थे साहबुद्दीन। तो समाज में हर तरह के लोग हैं और हर तरह के लोग आते हैं, और अगर समाज सेवा में आते हैं तो आप बहुत लोगों में सुधार भी देखेंगे। बहुत लोगों में सुधार नहीं होता है, लेकिन बिहार की अगर राजनीति को आप देखिएगा तो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाहुबलियों पर प्रहार किया तो वो करने वाले नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए तब से बाहुबलियों का जो वैभव था उसमें बड़ी कमी आई। उसके पहले वैभव बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन नीतीश कुमार की एक उपलब्धि भी हम मानते हैं कि उनके कार्यकाल में, एक अनंत सिंह को आप कह सकते हैं, लेकिन अनंत सिंह से बहुत पुराना जुड़ाव रहा और राजनीतिक कारणों से वो बाहुबली के रूप में तो अनंत सिंह रहे, लेकिन चूंकि बाढ़ से जब लोकसभा का चुनाव लड़ते थे नीतीश कुमार, तो 96 का चुनाव लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ना था। लालू प्रसाद यादव का वो जो दौर था वो किस तरह का आतंक का दौर था, जो लोग उस समय होंगे वो जानते होंगे। तो उसके खिलाफ, तो ऐसे समय में अनंत सिंह या दिलीप सिंह ने उनकी मदद की। तो नीतीश कुमार की भी एक बड़ी खासियत रही है कि जिससे जो उनका एक बार मदद करता है उसको याद रखते हैं। लेकिन ज्यादातर बाहुबलियों का उन्होंने कट टू साइज करने का काम किया, और जब पहली बार या कह सकते दूसरी बार टेक्निकली 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो अक्सर कहते थे कि भाई बाहुबलियों के आर्थिक तंत्र को पर हमला करना है, आर्थिक तंत्र को कमजोर करना है। जब तक बाहुबलियों का आर्थिक तंत्र कमजोर नहीं होगा तब तक आप बाहुबली से लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो नीतीश चलता रहा, और इसके कारण राजनीति में धीरे धीरे एक दौर, जिस दौर में आप 90 के 80 के दौर या 90 के दौर में जिस तरह के बाहुबली बिहार में हुआ करते थे, उसका धीरे धीरे खात्मा होते चल। नहीं, कुछ खात्मा तो हो गया, लेकिन मैं एक लाइटर नोट में आपसे जरूर ये सवाल करूंगा विनय जी कि आपने तमाम बाहुबलियों का संगत रामविलास पासवान जी से क्यों नहीं करा दिया? सब साधु बन गए होते। आपका संगत तो रहा उनके साथ, आप साधु हो गए, लेकिन और लोगों का भी करा देते जो हत्या, मर्डर, अपहरण में शामिल रहे लालू जी के शासन काल में, तो रामविलास जी के संगति में वो सब साधु हो गए होते। पंकज जी, हम लोग तो लंबे समय से है पत्रकारिता में, 38 साल से, तो हम लोग का तो बहुत लोगों से संगत रहा, बहुत लोगों से आना जाना रहा, बहुत सारे लोगों से दोस्ती रहा। क्योंकि हम लोग जिस दौर के पत्रकार, उस समय बहुत व्यक्तिगत संबंध भी डेवलप करता था। आज का दौर नहीं था, बहुत कम पत्रकार हुआ करते उस दौर में। तो आप कहीं जाते थे तो आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान सब मिलता था। आज के दौर में तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो 200 से ऊपर पत्रकार पहुंच जाते हैं। अब कोई किसी को चिन्ह भी नहीं रहा, कोई किसी को पहचान भी नहीं रहा। तो दौर बदला है, हर दौर का अलग अलग है। तो मुझे लगता है कि रामविलास जी का जो वो तर्क था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता था कि भाई बाघ बकरी को नहीं लड़ाएंगे बाघ से, वो उनका सिद्धांत। चूंकि उस समय लालू प्रसाद यादव का दौर था और जो उस दौर में जो उनके नेता हुआ करते थे, नहीं, पर अब ये भी विनय जी ये भी बता दीजिए कि अब सूरजभान सिंह क्या करने वाले हैं? ये मान लिया जाए राजनीति से संन्यास हो गया है, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस का राजनीति में उस तरह का वजूद तो दिखता नहीं है। जहां तक सवाल है चिराग पासवान का, उन्होंने अपनी पिता की विरासत को संभाल लिया। चिराग पासवान और सूरजभान सिंह में अच्छे रिश्ते रहे नहीं, ये भी साफ दिखाई पड़ता है। तो अब सूरजभान सिंह क्या करने वाले हैं? राजनीति में किसी कोई समाप्त नहीं होता। हम लोग देखे लंबे समय के बाद, 20-20 वर्ष के बाद हाउस में लोगों को लौटते हुए देखे हैं। बहुत सारा हम नाम उदाहरण देंगे। अब आप ही के
क्षेत्र के रामजीवन बाबू थे, 77 में लोकसभा का चुनाव जीते और फिर जाके 1999 में लोकसभा का चुनाव जीते। तो बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 साल 25-25 साल के बाद हाउस लौटते हैं। झारखंड में अभी विधानसभा में एक आदमी लौटे 20 साल के बाद विधानसभा का फिर मेंबर बने। तो बहुत सारे लोग हैं। चुन्ना सिंह भी एक सारक से एमएलए बने, 2005 में लास्ट बने थे, चौथी बार विधायक, और इस बार 5वीं बार विधायक वो 2025 में बने। तो एक लंबा कालखंड में लोग रहते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि कोई खत्म नहीं होता है। और सूरजभान जी तो अभी अपने चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, और उनके भाई चुनाव लड़ते हैं। उनकी पत्नी को तो उन्होंने टिकट दिया नहीं पिछली बार, और भाई को एमपी बनाने का काम किया। चलिए, और ठीक है। कल जो चूड़ा दही का भोज था उसमें पारस जी के यहाँ लालू प्रसाद यादव गए। तो एक तरह से मोटा मोटी लाइन तो तय हो गया कि एनडीए में नीतीश, एनडीए में चिराग पासवान, और हो सकता है महागठबंधन या लालू जी के नजदीक पारस जी जा सकते हैं। तो मतलब ये तो मान तय लिया होगा जाए बाद कि में। अब सूरजभान जी, जो शो था, सूरजभान सिंह डॉक्टर संजय लालू प्रसाद के साथ राजनीति करेंगे, ये मान लिया जाए, या उनका परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में वैसे ही एंट्री मारेगा? लग तो वही रहा है। और पशुपति कुमार पारस जी का जो बयान है, चूंकि देखिए राजनीति में जो व्यक्ति एक बार सक्रिय हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं तो आशियाना लोग तलाशी ही लेता है। मान लिया जाए कि चिराग पासवान को एनडीए ने महत्व दे दिया, चिराग पासवान की ताकत बढ़ने लगी। हालांकि चिराग पासवान कल कहां रहेंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि आज ही जीतनराम मांझी के सुर बदल गए, कह रहे हैं कि कम से कम 20 सीट हमको चाहिए। तब जब 20 पर वही लड़ेंगे तो बाकी पार्टियां कितना कितना मांगेगी आप कल्पना कर सकते हैं, जबकि वही एक एमपी हैं। रह गई बात कि पशुपति कुमार पारस को आखिर तो कहीं तो जाना था। बीच में लगा दिलीप जायसवाल उनसे मिलने गए, वो अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि दिल्ली का बंगला अभी भी खाली नहीं कराया गया है, लेकिन लगा कि अब तो हमारे लिए वहां कोई स्पेस नहीं है, तो हम इंडिया गठबंधन में ही स्पेस तलाशें। और वो लालू प्रसाद जी के यहाँ गए, लालू प्रसाद जी वहां गए। तो लगता तो है कि सूरजभान जी का जो ये है गठबंधन बदलेगा। और जो चर्चा यहाँ तक आ रही है कि लखीसराय से सूरजभान सिंह के परिवार को, पत्नी लड़े जो लड़े, लड़ाने की बात चल रही है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ, ऐसी चर्चा है। अब वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आरजेडी इस तरह का ऑफर दे रही है उनको कि आप वहां से चुनाव लड़िए और हम आपको टिकट देंगे। तो सूरजभान सिंह उस खेमे में तो चले गए। और पशुपति कुमार पारस के सबसे जो मजबूत सिपा सलार जिसको कहा जाएगा वो तो अभी सूरजभान सिंह ही है। वही कह रहे हैं कि जितने करोड़ रुपए खर्च हो हम पूरी ताकत देंगे, लेकिन फिर से एक बार अपनी पार्टी को खड़ा किया जाए, मजबूत किया जाए, हम लोग किसी के दया के पात्र क्यों बने रहे। तो लगता तो है कि सूरजभान सिंह इंडिया गठबंधन के खेमे में चले गए हैं एक तरह से। लालू प्रसाद जी ने एक तरह से नहीं तो ये तो बढ़िया तरीका है ना A to Z की पार्टी बनाने का, कि सूरजभान जी को लालू प्रसाद अपने तरफ ले आए, अशोक महतो को अपने तरफ ले आए, और फिर कहें कि हमारी पार्टी A to Z की है। और इसी तरीके से चिराग पासवान कहें कि हम अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहे हैं, रईस खान को ले आए, अयूब खान को ले आए, और कहें कि हमारी पार्टी सबकी है क्योंकि मुसलमान भी हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं, प्रियदर्शी रंजन। ये सही तरीका है ना अपने पिता के सपनों को पूरा करने का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को पूरा करने का, A to Z पार्टी बनाने का, माई बाप की पार्टी बनाने का। ये एक बढ़िया तरीका है और ये हमेशा हिट भी होता रहा है। अभी भी मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आता कि ये फ्लॉप होगा। देख लीजिए ये जितने बाहुबली हैं, भले ही इनका स्वरूप बदल जाए, लेकिन वो कोई ना कोई दल ढूंढ लेते हैं। आनंद मोहन सिंह कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी जेडीयू, कभी आरजेडी, एक बार बीपीपा बनाया, इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। पप्पू यादव अभी कांग्रेस में जाएंगे, उनका चलता रहता है। सूरजभान सिंह भी नया रास्ता तलाश ही लेंगे, जैसा कह रहे हैं उनकी पत्नी लड़ सकती हैं चुनाव लखीसराय से, और वो भी विजय सिन्हा के खिलाफ। अब देख लीजिए रईस खान, अयूब खान, इनमें से कोई रघुनाथपुर में ओसामा के खिलाफ लड़ेगा।
आनंद सिंह अब मोकामा से लड़ते ही लड़ते हैं, अब वो खुद चुनाव में शिरकत करेंगे जबकि उनकी पत्नी एमएलए हैं। तो ऐसे जितने भी नाम हैं वो बिहार की राजनीति का शोभा बढ़ाते रहेंगे और बिहार की राजनीति इनके भरोसे ही चलती रहेगी। सुनील पांडे के बेटे को टिकट मिला ही, भाजपा ने टिकट दिया ही और वो जीते भी। बिल्कुल, देखिए हो क्या रहा है कि जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा दारोमदार था या जिसको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि उसने अपराधियों पर नकेल कसा, वो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जैसा विनय सर बता रहे थे। इसके बावजूद आप देखिएगा, इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जनता दल यूनाइटेड भी बाहुबलियों से अछूता नहीं है। विनय सर ने सिर्फ अनंत सिंह का नाम लिया, वहां रणवीर यादव भी रहे हैं खगड़िया से, वहां आनंद मोहन का परिवार भी है आज की तारीख में, वहां कई ऐसे और भी बाहुबली हैं। रुन्नी सैदपुर से गुड्डी चौधरी के जो पति हुआ करते थे, जिनके चलते गुड्डी चौधरी को टिकट मिलता था, वो भी हैं। कई ऐसे लोग हैं, मुन्ना शुक्ला भी जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं, और मुन्ना शुक्ला ने ही लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ करके लाया था जनता दल यूनाइटेड के लिए, तब जाकर के सरकार बनी थी 2005 में। और नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हमें बाहुबलियों से परहेज है या जनता दल यूनाइटेड को बाहुबलियों से परहेज है, नीतीश कुमार ने कमर तोड़ी है, लेकिन उन्हीं बाहुबलियों ने पहली बार बड़े स्तर पर नीतीश कुमार को मौका दिया था 2005 में सरकार बनाने का। तो ये चीजें कहना कि नहीं बाहुबलियों से किसी को कोई परहेज नहीं है, सभी के अपने अपने विनेबिलिटी फैक्टर है, किसी भी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, अल्टीमेट गोल वही होता है। और जहां तक जब इन पार्टियों की भी क्या गलती है, जब इन पार्टियों को लगता है कि जनता इन्हें ही चुनती है, तो फिर इन पार्टियों को भी लगता है कि क्यों नहीं इनको टिकट दिया जाए, इसमें बुराई क्या है। जब जनता अपने सेवक जी पंकज जी एक कहावत है कि युद्ध में और प्यार में सब चीज जायज है, तो यहाँ भी वही स्थिति हो जाती है। आप अनुभवी व्यक्ति हैं विनय जी, आपने युद्ध भी किया होगा और प्यार भी किया होगा, तो उसमें हर चीज जायज होता है, माना जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, और कम से कम बिहार की राजनीति में तो बिल्कुल सटीक बैठती है। अब देखते हैं, क्योंकि ये इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि सिवान की पॉलिटिक्स में बंदूकें जरूर चलेंगी। रघुनाथपुर से इनको टिकट मिलता है तो सबका ध्यान वहां पर रहेगा। और अभी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि सूरजभान जी सिंह की पत्नी उप मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरती हैं, तो वहां भी लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। क्या होगा इस पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। प्रियदर्शी रंजन जी, विनय कुमार जी, आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।